हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एन आर ई न्यूज़ चैनल। अक्टूबर 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में टेंडरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन और आर ई कैपेसिटी क्या इंस्टॉल्ड हुई, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या एक्टिविटी हुई। सबसे पहले हम चलते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, अक्टूबर 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, खासकर सोलर और विंड में क्या क्या टेंडर इशू हुए, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है MSEDCL, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। MSEDCL ने 1250 मेगावाट का जो है ना सोलर में टेंडर निकाला, जो कि मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना, बेसिकली ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक स्कीम है, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना। उसके अंतर्गत पहले भी बहुत सारे टेंडर्स निकले हैं, तो इसमें 1250 मेगावाट का MSEDCL ने टेंडर निकाला है, जिसकी जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है इस टेंडर में 25 नवंबर 2021 है। और जो कंडीशन है जो इसमें दी हुई है, जिसमें कि आपको EMD जो है 1 लाख पर मेगावाट सबमिट करना है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 5 लाख पर मेगावाट है, और इसमें टैरिफ ऑलरेडी फिक्स है, जिसमें कि जो हायर टैरिफ फिक्स किया हुआ है वो 3.1 पर यूनिट है। और बेसिकली डेवलपर को जो है ये जो टैरिफ है इससे कम पे ही कोट करना है। और जो मैं ये एक्चुअली अपडेट बता रहा हूँ, जो टेंडर की अपडेट बता रहा हूँ, तो बेसिकली जो टेंडर है ये जो टेंडर निकलते हैं मोस्टली या तो डेवलपर मोड में निकलते हैं या तो EPC मोड में निकलते हैं। तो डेवलपर मोड में बेसिकली टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है, जिसमें कि डेवलपर जो है सोलर प्रोजेक्ट्स को ओन करता है, सेटअप करता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरली जो है अगर सेकी और NTPC अगर निकलता है तो वो परचेज करता है, फर्दर डिस्कॉम से टाइप करता है, या तो डिस्कॉम डायरेक्ट टेंडर निकालती है। तो MSEDCL बेसिकली यहाँ पर ये महाराष्ट्र का डिस्कॉम है, तो उसने टेंडर निकाला है। इसमें जो कुछ कंडीशंस दी हुई, जैसे मिनिमम CUF है इस पर्टिकुलर टेंडर में 19% मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, और आफ्टर PPA जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, आफ्टर PPA आपको 12 महीने के अंदर, 12 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट कमीशन करने होंगे। जो नेक्स्ट टेंडर है सेकी ने निकाला हुआ है डेवलपर मोड में, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1200 मेगावाट का 1200 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड ट्रांच 5 है, जो कि पैन इंडिया बेसिस पर डेवलपर कहीं भी लगा सकता है, जिसको ISTS कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं। इसमें जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी रखी हुई 11.46 लाख है, और मिनिमम CUF है। हाइब्रिड के जो जितने भी टेंडर निकलते हैं उसमें CUF जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, उसमें जो CUF फैक्टर ज़्यादा ही रखा जाता है। तो इस पर्टिकुलर इस टेंडर में मिनिमम CUF आपको 30% है, और आफ्टर PPA जो कमीशनिंग टाइम दिया हुआ प्रोजेक्ट लगाने का 18 मंथ्स है, और बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है आपका 6 दिसंबर 2021 है। जो नेक्स्ट टेंडर है आपका सेकी का ही है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1200 मेगावाट का 1200 मेगावाट का विंड का टेंडर निकाला, ट्रांच 12। ये भी पैन इंडिया बेसिस पे है। पैन इंडिया बेसिस का मतलब ये है कि जो सोलर प्रोजेक्ट, जो विंड प्रोजेक्ट्स लगेगा, ये ऑल इंडिया बेसिस पर डेवलपर अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकता है, और जो प्रोजेक्ट लगाएगा बेसिकली जो ISTS कनेक्टेड सब स्टेशन है उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। इस टेंडर का जो कंडीशन है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आपको 13.26 लाख देना है, और मिनिमम CUF, विंड का CUF जनरली सोलर से ज़्यादा होता है, तो मिनिमम CUF जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है 22% रखा हुआ है, और कमीशनिंग टाइम मतलब आफ्टर PPA जो कमीशनिंग टाइम है 18 मंथ्स का दिया हुआ है। और इस टेंडर में जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है दैट इज द 2 दिसंबर 2021। फिर जो नेक्स्ट टेंडर है वो MSDCL का ही है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र की डिस्कॉम है। 444 मेगावाट का ये PM कुसुम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, कुसुम स्कीम है। उसी स्कीम के अंतर्गत उसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C। तो कंपोनेंट A के अंतर्गत MSDCL ने 444 मेगावाट का टेंडर निकाला हुआ है। इस कंपोनेंट में कंडीशंस ये है बेसिकली, जो स्कीम का अगर देखा जाए जो कुसुम स्कीम है, तो उस स्कीम में जो कंपोनेंट है उसमें 10,000 मेगावाट का टारगेट रखा हुआ है, और उसमें जो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के लगा सकते हैं। डिसेंट्रलाइज लोकेशन है, जो सब स्टेशन है, जो डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनके सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन के आसपास कहीं भी अगर लैंड अवेलेबल है तो उसे कनेक्ट करने के लिए, तो डिसेंट्रलाइज मोड में ये बेसिकली ये जो कंपोनेंट है उसको प्रमोट करता है। और इसमें जो टैरिफ होता है, टैरिफ इसमें जो रेगुलेटर होता है वो तो फिक्स करता है मैक्सिमम टैरिफ, उस टैरिफ पे फिर बिडिंग होती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टेंडर की बात करें तो इसमें EMD अमाउंट 1 लाख पर मेगावाट रखा हुआ है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 5 लाख पर मेगावाट है, मिनिमम CUF इसमें 15% ही रखा हुआ है, और आफ्टर PPA कमीशनिंग टाइम जो है 12 मंथ्स का है, और बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है इस टेंडर में 23 नवंबर 2021 है।
जो नेक्स्ट टेंडर है पेडा का है, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पेडा पेडा पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो पंजाब की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, वो भी पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए में 220 मेगावाट का टेंडर निकाला है, जिसमें जो कंडीशंस दी हुई है वो है ईएमडी आपका इसमें 1 लाख पर मेगावाट रखा हुआ है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 5 लाख पर मेगावाट, मिनिमम सीवीएफ जो है 15% है और जो कमिश्निंग टाइम दिया हुआ 12 मंथ्स का है। और इसमें बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है दैट इज़ द 9 नवंबर 2021। तो ये जो 5 टेंडर है बेसिकली सोलर में जो बड़े टेंडर हैं, जो 5 टेंडर है ये डेवलपर मोड में निकाले गए हैं। बेसिकली इसमें जो डेवलपर होता है, जो प्रोजेक्ट डेवलपर होगा वो प्रोजेक्ट लगाएगा और ऑन द टैरिफ बेसिस पे, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो परचेज करेगा वो तो या इधर डिस्कॉम ही करेगा, इधर डायरेक्टली करेगा, या तो एनटीपीसी और सेकी जो भी इंटरमीडिएट एजेंसी है उनके थ्रू करेगा। अब हम ईपीसी मोड में ईपीसी मोड में अब टेंडर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टेंडर निकले हैं। ईपीसी मोड में प्रोजेक्ट कॉस्ट पर टेंडरिंग होती है ना, कि टैरिफ बेस्ड पे होता है। और इसमें जनरली जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हो या चाहे जो भी गवर्नमेंट कंपनी हो, आइदर या तो वो डेवलपर मोड में बिड्स को ऑलरेडी उनके पास वो जीत चुकी होती हैं, उसके बाद वो ईपीसी मोड में निकालती हैं, या तो गवर्नमेंट से डायरेक्टली टाई अप है, उस बेसिस पे ईपीसी मोड में टेंडर्स निकालती हैं। तो बेसिकली जो जितने ईपीसी मोड्स में टेंडर निकलते हैं और गवर्नमेंट कंपनी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर सीपीएसयूज हों या स्टेट पीएसयूज हों, वही टेंडर्स निकालती हैं। तो ईपीसी मोड्स में कौन से टेंडर निकले हैं उसकी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीईएल ने 147 मेगावाट का सोलर टेंडर निकाला महाराष्ट्र के लिए, जिसमें कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा हुआ है। और जो बिड सबमिशन की जो इसकी डेट है 18 अक्टूबर 2021 है। जो नेक्स्ट टेंडर है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSECL, ये गुजरात की कंपनी स्टेट पीएसयू है, उसने 60 मेगावाट का 60 मेगावाट का टेंडर निकाला है गुजरात के लिए, जिसमें कि EMD अमाउंट जो है आपका 2.4 करोड़ है और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और जो कमिश्निंग टाइम है, मतलब प्रोजेक्ट अवार्ड करने के बाद इसमें जो कमिश्निंग टाइम दिया हुआ है वो 12 महीने का दिया हुआ है। और बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है दैट इज़ द 30 नवंबर 2021। इसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है वो आपका महाजेनको का है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जेनेटिंग कंपनी है महाजेनको, उसने 25 मेगावाट का टेंडर निकाला सोलर के लिए। और इसमें जो EMD अमाउंट रखी गई 85 लाख और बिड सबमिशन की जो डेट है इसमें 10 नवंबर 2021 है। उसके बाद जो EPC मोड में जो नेक्स्ट टेंडर है वो वेस्ट बंगाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बेसिकली ये वेस्ट बंगाल का डिस्कॉम है, उसने 20 मेगावाट सोलर का टेंडर निकाला है, वेस्ट बंगाल के लिए ही है। और इसमें जो EMD अमाउंट रखी गई है 2.125 करोड़ है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 3% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है, कमिश्निंग टाइम इसमें आफ्टर अवार्ड 12 मंथ का है। और बिड सबमिशन की जो इसमें लास्ट डेट दैट इज द 22 नवंबर 2021। इसके बाद EPC मोड में जो लास्ट टेंडर है अभी इस पर्टिकुलर मंथ में वो है सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि गुजरात की ही कंपनी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बेसिकली, उसने 10 मेगावाट का सोलर टेंडर निकाला है। और इसमें जो कंडीशन है इसमें EMD अमाउंट आपका 2.125 करोड़ है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 2.5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मिनिमम CWF इसमें 23% रखा हुआ है। और बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है दैट इज़ द 20 नवंबर 2021। तो ये बेसिकली 5 बड़े टेंडर्स EPC मोड में निकले हुए हैं। इसके बाद जो टेंडर हैं वो रूफटॉप या स्मॉल स्केल में निकले हुए हैं। तो उसमें कौन से निकले हैं, इसमें मेजॉरिटी के 2 ही टेंडर है जो रूफटॉप और स्मॉल स्केल में अगर हम लोग बात करें तो एक तो है DMRC ने 2 मेगावाट के लिए टेंडर निकाला है रेस्को मोड में दिल्ली के लिए। इसमें अवार्ड करने के बाद जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसको 12 महीने के अंदर प्रोजेक्ट लगाने होंगे। और इसमें जो बिड सबमिशन की डेट दी हुई है वो दैट इज़ द 12 नवंबर 2021 है। इसके बाद NTPC ने EPC मोड में 1.1 मेगावाट सोलर झारखंड के लिए निकाला है। इसमें बिड सबमिशन की जो डेट है दैट इज़ द 24 नवंबर 2021 है। तो ये जो नए टेंडर निकले हैं, जो नए RFS इशूड हुए हैं अक्टूबर 2021 में, ये उनका अपडेट रहा। इसके बाद जो RFS इशू करने के ये तो RFS का अपडेट रहा। कुछ कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला इस अक्टूबर 2021 में। तो कौन कौन से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो सेकी ने निकाला है, सेकी इज इन्वाइटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बिडर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ 500 मेगावाट ऑब्लिक 1000 मेगावाट आवर स्टैंड एलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS इन इंडिया अंडर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है सेकी ने। और इसके बाद फाइनली सारा जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा उस कंपाइलेशन के बाद, डिस्कशन के बाद, फिर उसके बाद फाइनली RFS सेकी निकालेगा।
और एक्सपेक्टेड है कि इस पर्टिकुलर मंथ में नवंबर में निकाल दिया जाएगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ये RFS निकल जाएगा। उसके बाद NTPC रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि NTPC की 100% जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है फॉर एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग टाइप फॉर सोलर PV मॉड्यूल्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 गीगावाट अप टू ए क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स। और ये ओपन है, कोई भी इंडियन कंपनी हो या तो कंसोर्टियम के थ्रू हो, एफिलिएट्स हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि ऑलरेडी उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में है या सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं PLI में, वो इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है दैट इज़ द 8 नवंबर 2021 है। उसके बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है फॉर सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स फॉर सेटिंग ऑफ गीगावाट आवर स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थ्रू SPV रूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज PLI स्कीम। और जो इसमें बिड सबमिशन की जो डेट है दैट इज़ द 2 नवंबर 2021 है। और BHEL बेसिकली इस PLI स्कीम के थ्रू वो जो है 5 गीगावाट आवर का बिड में पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसी के लिए इसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है कि जो भी कंसोर्टियम में ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अ मैक्सिमम ऑफ 3 पार्टीज मे बी इन्वॉल्व इन द प्रपोज्ड SPV कंपनी इंक्लूडिंग BHEL। मतलब BHEL के अलावा 2 कंपनियां और इसमें आ सकती है मैक्सिमम, जो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू या कंसोर्टियम के थ्रू जो गीगावाट स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है अंडर PLI स्कीम, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद BHEL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाला है। BHEL हैज आल्सो इन्वाइटेड बिड्स टू इंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद वेंडर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सिलिकॉन वेफर फॉर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू मीट द कंपनीज एनुअल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट। बेसिकली BHEL की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 200 मेगावाट है, उसके लिए सेल के लिए इसने टेंडर्स निकाला है। इंटरेस्टेड बिडर्स नीड टू सबमिट अ बैंक गारंटी एट द 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और जो इसकी बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है दैट इज़ द 8 नवंबर 2021। उसके बाद हम ये तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला। उसके बाद पहले के टेंडर्स निकले हुए हैं, बहुत सारे टेंडर्स निकले हुए हैं जिनकी जो डेट है बिड सबमिशन की जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। तो ऐसे 5 टेंडर हैं जिनकी बिड सबमिशन की डेट बेसिकली अक्टूबर में नोटिफाइड हुआ, जिनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो कौन कौन से टेंडर है? एक तो NHPC ने 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर के लिए निकाला था उड़ीसा के लिए, अगस्त 2021 में इसका टेंडर निकाला था। जो इसकी बिड सबमिशन की डेट है अभी एक्सटेंड करके 2 नवंबर 2021 कर दी गई है। उसके बाद सेकी ने जुलाई 2020, सोचिए मोर देन वन ईयर हो गया, 15 मेगावाट का 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर निकाला था बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भाखड़ा नांगल बांध के ऊपर। उसकी जो डेट है कई बार डेट एक्सटेंड कर दी गई है, फिर दोबारा इसकी जो डेट है इसकी एक्सटेंड करके 8 नवंबर 2021 है। आई थिंक इसमें कुछ टेक्निकल रीजन है या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार डेट इसकी एक्सटेंड की जा रही है, या तो बिड ही नहीं आ पा रही है, तो कुछ रीजन है। तो या तो फाइनली पता नहीं इसमें क्या सोच रहे हैं सेकी, लेकिन इसकी डेट जो है कई बार एक्सटेंड की जा चुकी है। उसके बाद सेकी ने जुलाई 2021 में 1200 मेगावाट का ISTS 10th कर्नाटका के लिए निकाला था, 600 मेगावाट और 600 मेगावाट 2 लोकेशंस के लिए, लेकिन वो ISTS कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स होंगे। उसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 12 नवंबर 2021 कर दी गई है। उसके बाद सेकी ने ही जुलाई 2021 में, ये सेकी का अपना खुद का प्रोजेक्ट्स है, ओन प्रोजेक्ट्स है, जो छत्तीसगढ़ में सेटअप करना चाह रहा है 100 मेगावाट AC के लिए, जिसके लिए वो DC लगाएगा 150 मेगावाट DC, और विद ये स्टोरेज है, ये बेसिकली विद स्टोरेज है ये। तो इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके 22 नवंबर 2021 कर दी गई, इसमें भी डेट कई बार एक्सटेंड की गई है। उसके बाद सेकी का ही ये भी ओन प्रोजेक्ट्स है, ये तमिलनाडु में सेटअप करना चाहता है। ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है 50 मेगावाट सोलर PV एंड एग्रो, जो कि जनवरी 2021 में इसका टेंडर निकाला था। देखिए करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स हो गए, इसकी भी डेट कई बार एक्सटेंड की गई है और फिर दोबारा इसकी डेट एक्सटेंड करके 8 दिसंबर 2021 कर दी गई है। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर मंथ्स में कौन से ऑक्शंस कंप्लीट हुए, ये फाइनली कौन से बिड्स सबमिट हुए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सेकी का ही था पैन इंडिया बेसिस पर 2500 मेगावाट थर्मल प्लस रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको RTC2 के नाम से जानते हैं। ये मार्च 2021 में इसका टेंडर निकाला था। इनिशियली ये टेंडर जो था बेसिकली 5000 मेगावाट का टेंडर था, बाद में इसको रिड्यूस करके 2500 मेगावाट कर दिया गया। और इसमें कंडीशन है, इसमें क्या है कि जो रिन्यूएबल पावर है थर्मल पावर के साथ बंडल करके देना पड़ेगा। जो पावर आप देंगे उसमें मिनिमम जो है आपका 51% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू देना पड़ेगा। तो इसमें स्टोरेज कंपोनेंट भी है, जो आप रिन्यूएबल जो डेवलपर जो है थर्मल के साथ जो बंडल करके पावर देगा,
तो चूँकि 51% देना है टोटल पावर का, तो 51% को मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ स्टोरेज कंपोनेंट भी होगा, तो इसलिए टैरिफ स्लाइटली इसमें हायर साइड होगा। तो इसका जो है ऑलरेडी इसका रिवर्स ऑक्शन हो गया है और इसमें 5 कंपनियों को मिला है। अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रीनको का, तो ग्रीनको को 1001 मेगावाट का मिला है रिवर्स ऑक्शन में। इसमें लोवेस्ट टैरिफ आपका 3.18 पर यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट पर रिन्यू पावर 600 मेगावाट कोट किया था और जिसका कि टैरिफ 3.19 पर यूनिट है। पावर मेक प्रोजेक्ट 550 मेगावाट कोट किया था जिसने टैरिफ 3.3 पर यूनिट कोट किया था। उसके बाद हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स उसने 250 मेगावाट कोट किया था विद द टैरिफ ऑफ 3.01 पर यूनिट। उसके बाद JSW एनर्जी 99 मेगावाट इसको मिला है, मतलब कोट तो ज़्यादा किया था बट फाइनली 2500 मेगावाट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो मिला है 99 मेगावाट मिला है, जिसका कि टैरिफ 3.45 पर यूनिट है। उसके बाद MSDCL ने विंड का टेंडर निकाला था अगस्त 2021 में, जिसका कि रिवर्स ऑक्शन इसने कंप्लीट कर लिया है और इसमें दो कंपनियों को मिला है। एज्योर पावर ने 180 मेगावाट किया है 3.43 पर यूनिट पर और अदानी ने 120 मेगावाट किया है 3.44 पर यूनिट पे। उसके बाद पंजाब में PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 500 मेगावाट का बेसिकली 250 मेगावाट के दो टेंडर निकाले थे। एक 250 मेगावाट का टेंडर बेसिकली ISTS कनेक्टेड पैन इंडिया बेसिस पर था, जिसमें कि डेवलपर ऑल इंडिया बेसिस पर कहीं भी प्रोजेक्ट लगा सकता है, जो कि ISTS होना चाहिए, जो CTU जो सब स्टेशन है उससे कनेक्टेड होना चाहिए। और एक 250 मेगावाट का टेंडर जो था स्टेट स्पेसिफिक था, मतलब इंट्रा स्टेट था, उसके जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं विद इन पंजाब सेटअप होने चाहिए। तो जो इंटर स्टेट था पैन इंडिया बेसिस पे उसका जो है कंपनियों ने अपने ऑफर सबमिट कर दिया है। तो रिन्यू पावर ने बेसिकली 250 मेगावाट का ऑफर सबमिट किया है 2.33 पर यूनिट पर, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बेटर प्राइस है अगर हम लोग देखा जाए तो। उसके बाद जो विद इन स्टेट जो प्रोजेक्ट्स होना चाहिए था इंट्रा स्टेट, उसके जो है दो कंपनियों ने ऑफर दिया है, जो कि टोटल 150 मेगावाट का ही हो रहा है। एक SJVN लिमिटेड ने 100 मेगावाट का दिया है 2.69 पर यूनिट पे, और एक SAEL लिमिटेड है उसने 50 मेगावाट का ऑफर सबमिट किया है 2.69 पर यूनिट पे ही किया है। तो टोटल 150 मेगावाट का ऑफर सबमिट हुआ है। तो ये तो टोटल बेसिकली ऑक्शंस जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ऑक्शन था उससे रिलेटेड था। एक यूनिक टेंडर था, बेसिकली ये सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं था, ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए था, जिसमें कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने टेंडर निकाला था अंडर PLI स्कीम। उसके लिए भी सारी बिड्स आ गई हैं और बिड्स ओपन भी हो गई हैं। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस थे, स्टेज 1 to 4 और एक था स्टेज 2 to 4 और एक था स्टेज 3 to 4। तो स्टेज 1 to 4 था बेसिकली पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल लगाना था। स्टेज 2 4 जो था वो वेफर टू मॉड्यूल था, और स्टेज जो लास्ट स्टेज था स्टेज 3 to 4 उसमें सेल से मॉड्यूल प्लांट लगाना था। तो अगर हम लोग स्टेज 1 to 4 की हम लोग बात करते हैं, टोटल जो इसका CFA कंपोनेंट था इस पर्टिकुलर स्कीम में, उस CFA जो टोटल 5000 करोड़ का लेआउट था इसमें, और इसमें जो कंपनियां थी उनको मिनिमम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कोड करना था और जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे उसी को मिल सकता था। तो जिंदल इंडिया ने 4000 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए स्टेज 1 to 4 मतलब पॉलीसिलिकॉन से लेकर के मॉड्यूल तक उसने जो ऑफर किया है, उसने सबसे मिनिमम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI कोट किया है, जो कि 1390 करोड़ उसने बस कोट किया है। थ्रू आउट द 5 साल में इसको मिलेगा PLI। उसके बाद CD साई ने 4000 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए स्टेज 1 to 4 मीन्स पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल के लिए 1875 करोड़ का उसने PLI कोट किया है। रिलायंस न्यू सोलर जो कि 100% सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड की, उसने 4000 मेगावाट का बिड सबमिट किया है, जो कि स्टेज 1 to 4 के लिए ही था, जो कि उसने PLI जो कोट किया रिलायंस ने 1917 करोड़ कोट किया है। और अदानी ने भी किया 4000 मेगावाट का प्लांट स्टेज 1 to 4 के लिए। और इसके बाद इसने जो अदानी ने कोट किया है दैट इज़ द 3600 करोड़। इसके बाद अदर कंपनियों ने भी स्टेज 2 to स्टेज 4 के लिए और स्टेज 3 to स्टेज 4 के लिए कोट किया है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में सितंबर, चूँकि अक्टूबर का डेटा अभी अपडेट नहीं रहता, वेबसाइट पर नहीं मिल पाता है, तो इसलिए 1 मंथ पहले का ही इसमें डेटा अपडेट हो पाता है। तो बेसिकली सितंबर 2021 में कितनी कैपेसिटी लगी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में उसका डिस्कस है। तो सोलर जो था उस पर्टिकुलर मंथ में इसमें एक्चुअली जुलाई लिखा हुआ है लेकिन ये सितंबर है। सितंबर 2021 में 621 मेगावाट लगा, जो आप ड्यूरिंग देख रहे हैं जुलाई लिखा है जबकि ड्यूरिंग ये सितंबर है और इसमें मेगावाट टर्म्स में लिखा हुआ है।
और नेक्स्ट जो है आपका क्यूमुलेटिव कैपेसिटी देख रहे हैं गीगावाट टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसलिए वैल्यू से कंफ्यूज मत करिएगा। 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। तो सोलर जो है आपका सितंबर 2021 में 621 मेगावाट लगा है, जबकि उसके बाद जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी सोलर्स की हो गई है वो 46.275 गीगावाट हो गई है। विंड 221 गीगावाट मेगावाट लगा पर्टिकुलर मंथ में। उसके बाद इसकी कैपेसिटी जो है विंड की टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 39.87 गीगावाट हो गई है। स्मॉल हाइड्रो प्लांट और बायो में कुछ नहीं लगा। और स्मॉल हाइड्रो प्लांट की अगर क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करते हैं तो 4.809 गीगावाट और बायो का 10.577 गीगावाट है। तो टोटल इस पर्टिकुलर मंथ में सितंबर में आपका 842.53 मेगावाट लगा। उस जब और क्यूमुलेटिव कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो आरई की जो कैपेसिटी है टोटल जो है क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 101.53 गीगावाट हो गई। और अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो सोलर सबसे ज़्यादा इंस्टॉल हुआ है, 45.5% शेयर हो गया सोलर का इंस्टॉल कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी में। और विंड का 39.27, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का 4.73 और बायो का 10.41। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट कर दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मार्च 29 में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कि जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट मान लिया गया था, नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। बट अभी चूंकि जो डेटा कंपाइलेशन होता है तो इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो अभी हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली लार्जर फोरम पे अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया की बात करते हैं तो उसमें लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, जो कि एट प्रेजेंट अभी जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है 46 गीगावाट के आसपास इंस्टॉल है। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी क्या पोजीशन है। तो एज ऑन डेट जो सितंबर है टोटल जो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो 101.53 गीगावाट हो गई है। अब हम ये ओवरऑल जो है 30 सितंबर तक ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी थी एज ए थर्मल पावर प्लांट, आरई पावर प्लांट, जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका जो थर्मल है, थर्मल में बेसिकली देखा जाए तो 4 कंपोनेंट आते हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट, लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट, गैस बेस्ड पावर प्लांट और डीजल डीजी। तो तब सबका जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 2,34,024 मेगावाट, 234 गीगावाट हो गया और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 60.2% है। और न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर 6782 गीगावाट है मेगावाट है, जो कि 6.7 गीगावाट होता है। ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.7% है। लार्ज हाइड्रो 46,512 मतलब 46.5 गीगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 12% है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो जस्ट अभी हम डिस्कस किए थे, इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है टोटल 101.53 गीगावाट मतलब 1,01,533 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 26.1% है। और अगर हम बात करें टोटल अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंटरनेशनल फोरम पे चाहे अभी जो बात करते हैं लार्ज हाइड्रो को रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट कंसीडर कर लिया गया है, तो टोटल अगर हम बात करें टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है परसेंटेज टर्म में 37.9% हो गया है। अब हम इस पर्टिकुलर सितंबर मंथ्स में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या जनरेशन रहा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन रहा इस पर्टिकुलर मंथ में वो था 14,488.86 मिलियन यूनिट्स। और इसमें जो सोलर का कंपोनेंट है 37.33% रहा, विंड का 48.18% रहा, बायोमास का 1.74% रहा, बगास का 0.95% रहा, स्मॉल हाइड्रो का 10.52 और अदर्स 1.22। आप देख सकते हैं सोलर की कैपेसिटी जो इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है, विंड की कम है रिस्पेक्टिवली, लेकिन विंड का जनरेशन ज़्यादा है। तो ये जो पर्टिकुलर जो मंथ होते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो होते हैं विंडी सीजन होते हैं, मानसून सीजन होता है, इसमें विंड की जनरेशन ज़्यादा होती है। हम आगे स्लाइड में देखेंगे और कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा। ये एक्चुअली ओवरऑल पिक्चर है आपका, और ये जो डेटा है बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट से लिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं टोटल जो विंड की जो जनरेशन है इसमें जो है 6981 मिलियन यूनिट्स रहा। और अगर हम सितंबर 20 अगर पिछले साल से कंपेयर करें 2020 में तो उससे ज़्यादा रहा, उस बार केवल 4852 जनरेशन रहा। इसका रीज़न ये रहा कि एक तो ये जो मानसून सीजन था इस बार तो काफ़ी बारिश भी हुई है, रेनी सीजन भी रहा, तो इस बार मानसून सीजन काफ़ी लंबा खींच गया, काफ़ी रेनी सीजन रहा। एक तो ये प्लस विंड की कैपेसिटी जो पिछले साल के रिस्पेक्ट में बढ़ी भी है, तो एक रीज़न ये भी है। तो आगे और डिटेल्स में देखेंगे। और सोलर का जो आपका टोटल एक्चुअल अगर वैल्यू में जनरेशन रहा तो 5409 मिलियन यूनिट्स रहा, जो पिछले साल से भी काफ़ी ज़्यादा है, पिछले साल से आपका 118% ज़्यादा है। और अगर इसी तरीके से बायोमास और बागास, स्मॉल हाइड्रो और अदर्स का भी देख सकते हैं। तो टोटल जो जनरेशन रहा आपका, टोटल जनरेशन 14,488.86 मिलियन यूनिट रहा। और इसमें जो सितंबर 20 से अगर फिगर कंपेयर करते हैं तो 11,373 मिलियन यूनिट्स ही रहा, जबकि 127% ज़्यादा रहा। तो उसका रीज़न ये है कि विंड कैपेसिटी भी बढ़ गई,
सोलर कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ गया, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इसमें आप विंड को स्पेसिफिक लिया हुआ है, तो विंड की आप स्लाइड देख सकते हैं। इसमें विंड जनरेशन नेशनल लेवल पे क्या है आपका, अगर हम अगस्त 21 का फिगर कंपेयर करते हैं, तो ये सितंबर 21 के अगर विंड जनरेशन की बात करते हैं तो अगस्त का रिस्पेक्ट में कम हो गया है। उसका रीजन वही है कि विंडी सीजन जो है सितंबर में थोड़ा सा कम हो जाता है, जुलाई अगस्त वाला सितंबर में ज़्यादा रहता है, और ये कंपेयर जो डिक्रीज था 26.24% रहा अगस्त में। लेकिन अगर हम लोग पिछले साल के सितंबर से कंपेयर करते हैं, सितंबर 20 में, तो उससे 43.78% बढ़ गया। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में 6514 मिलियन यूनिट जनरेट हुआ, और अगस्त में जो है था 8831 मिलियन यूनिट जनरेट हुआ था। लेकिन अगर सितंबर 20 में बात करते हैं तो 4530 मिलियन यूनिट जनरेट रहा, तो बढ़ गया, उससे 43.47% बढ़ गया। अब इसको एवरेज विंड जनरेशन क्या रहा नेशनल लेवल पर, तो आप चूंकि सितंबर में तो कम हुआ ही था जनरेशन, अगर पर डे की बात करते हैं, मतलब एक्चुअली टोटल जनरेशन डिवाइडेड बाई 30 डेज, तो पर डे का जनरेशन आपका 217 मिलियन यूनिट रहा। और अगस्त 21 में जो प्रीवियस मंथ था उसमें 285 मिलियन यूनिट रहा। लेकिन अगर सितंबर 20 से कंपेयर करते हैं तो 151 मिलियन यूनिट्स ही रहा। तो अगर पिछले मंथ से कंपेयर करते हैं तो हमारी 23.78% डिक्रीज कर गई, जो एवरेज अगर बात करते हैं तो। लेकिन अगर सितंबर 20 पिछले साल के सितंबर से बात कंपेयर करते हैं तो 43.78% इंक्रीज कर गया कैपेसिटी, विंड का जो जनरेशन है इंक्रीज कर गया। अब सोलर की बात करते हैं, तो सोलर अगर आप देखिए आपका अगस्त 21 और सितंबर 21, तो पिछले मंथ से जो था ज़्यादा नहीं डिक्रीज हुआ है, स्लाइटली डिक्रीज है, 2.36% ही डिक्रीज हुआ। अगस्त 21 में जो सोलर का जनरेशन था 5296 मिलियन यूनिट था, लेकिन अब 5171 मिलियन यूनिट हो गया। उसका रीजन ये है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब ये जो मंथ है विंटर सीजन की तरफ हम जा रहे हैं, तो सोलर इंसोलेशन कम होता जा रहा है, तो एक रीजन ये भी है। लेकिन अगर हम सितंबर 20 के फिगर से बात करते हैं तो सितंबर 20 से जो है पिछले साल के फिगर से बात करते हैं 21.53% बढ़ गया। सितंबर 20 में जो टोटल जनरेशन था सोलर का 4255 मिलियन यूनिट्स था, जबकि इस बार 5171 मिलियन यूनिट्स। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि सोलर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ गई। अब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज मैंने बताया कि जो इस पर्टिकुलर मंथ का टोटल जनरेशन डिवाइडेड बाई डेज 30 डेज का था, तो अगर सितंबर की बात करते हैं तो एवरेज जो जनरेशन रहा पर डे का 172 मिलियन यूनिट्स रहा, और अगस्त का जो आपका था पिछले मंथ का 171 मिलियन यूनिट्स था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहे। लेकिन अगर हम लोग सितंबर 20 की बात करते हैं, लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो 142 मिलियन यूनिट्स था, तो उसका मेन वही जो रीजन बताया हमने कि इंस्टॉल कैपेसिटी जो थी वो बढ़ गई। अगर परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर करें इस पर्टिकुलर मंथ से, तो 21.53% बढ़ गया। तो ये ओवरऑल आपका व्यू रहा टेंडरिंग और कमीशनिंग और जनरेशन को लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।